एसपी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पहले स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन व्यंजनों के बारे में पतंजलि ने 2 ईसा पूर्व में अपना जो महाभाष्य ग्रंथ था उसमें कहा, स्वयं राजन्ते स्वरा। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति व्यंजनमिति। ये बात कही थी पतंजलि। ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। दो सदी ईसा पूर्व। स्वयं राजन्ते स्वरा। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उनके अनुसार चलते हैं। अनुधन अग। अनुधन अग का मतलब होता है स्थिर। व्यंजन स्थिर रहते हैं लेकिन इनको चलायमान करते हैं स्वर। अनुधन अग अनवग। उ अ व। उ धन अ बराबर व, यह संधि अनवग। स्वयं राजन्ते स्वरा अनवग भवति व्यंजनवती। स्वर जो है स्वयं उच्चारण होते हैं और उसके अनुसार व्यंजन चलते हैं। तो हम एक एक व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, व्यंजन कौन कौन से अल्पप्राण है, कौन कौन से महाप्राण व्यंजन है। जैसे अपन व्यंजन लिखते हैं क, ख, घ, घ, अंग, च, छ, ज, ज, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। ये व्यंजन कुल 33 होते हैं। हम सारे व्यंजन जो नए हिंदी में आए हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी के व्यंजन जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, या हिंदी के खुद व्यंजन और भी आए हैं, अड़े अड्डे, तो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन व्यंजन हमारे मूल रूप से ये 33 ही होते हैं। संयुक्ताक्षर अलग की बात है, वो तो उससे बने हुई बात है। तो व्यंजन है 33, 25 तो ये होते हैं। के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और प वर्ग। 25 व्यंजन तो ये हो गए। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि व्यंजन कितने, मूल व्यंजन कितने हैं, संस्कृत के व्यंजन कितने हैं, हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो 33 उत्तर है। ये 4 हो गए और ये 4 हो गए।
25 4 29 और 4 33 और स्वर है 11। कुल मिला के 24 वर्ण होते हैं। अब हम एक एक वर्ण के बारे में देखेंगे। अपने यहाँ पर व्यवस्थाएं जो उच्चारण की है बढ़िया है। जैसे क वर्ग है, के वर्ग सबसे पहले कंठ या फिर अपने कोमल तालु, सबसे पहले उच्चारण होगा, फेफड़ों से हवा आएगी और सबसे पहले जो उच्चारण होगा वो के वर्ग का होगा, का, खा, गा, गा, अंग। उसके बाद में तालु भाग से, तालु जो भाग है अपना बीच वाला भाग, उससे चा, छा, जा, चा, या। उससे फिर मुर्दा भाग से, जो उससे ऊपर कठोर भाग है, टा, ठा, डा, धा, हणा। फिर उससे आगे दंते भाग है, दांत और मसूड़े के बीच की जगह जो दंते कहलाती है, ता, था, दा, धा, ना। फिर अपना ओष्ठ भाग है, पा, फा, बा, फा, मा। और ये जो है अर्धस्वर भी है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये तालव्य से, मूर्धन्य से, तालु से उच्चारण, मुर्दा से उच्चारण और से और है के बारे में। है अलग चीज है का जो उच्चारण है अपने काकल से होता है, हम बाद में इससे बात करेंगे। सबसे पहले हम क ख ग ग अंगे के बारे में लेते हैं। तो जो क है वो अल्पप्राण है, ख महाप्राण है, च अल्पप्राण है, छ महाप्राण है, ट अल्पप्राण है, ठ महाप्राण है, त अल्पप्राण है, थ महाप्राण है, प अल्पप्राण है, फ महाप्राण है। ये सब महाप्राण हैं। इसका वापस चौथा ग अल्पप्राण, ये महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। अब इसके लिए अपने प्रयोग करते हैं। किशन दा भाई पंखा बंद कीजिए। इसके लिए अपने एक प्रयोग करते हैं कि ये अल्पप्राण क्यों है और ये महाप्राण क्यों है। जैसे मैं बोलूं का, ख, के में मेरे श्वास कम निकली है, खे में ज्यादा निकली है, का, ख, गा, घ, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। आगे भी देख सकते हैं, बा, भा, ठीक है, डा, ठ। तो अपन देख रहे हैं ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। इसमें श्वास कम निकल रही है, इसमें ज्यादा निकल रही है। का, खा, चा, छा। तो अपने को वैसे ही पता चल सकता है कि ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। तो अल्पप्राण व्यंजन यह है और यह है। इसमें यह है और यह है, ठीक है। इसको अपन गोला कर लेते हैं अल्पप्राणों को। तो अल्पप्राण, 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 ये सारे अल्पप्राण। इधर तीसरे को गोला कर दो, महा अल्पप्राण, 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 अल्पप्राण। ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। और इधर पंचम वर्ण भी अल्पप्राण, 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 अल्पप्राण। तो ये तो बात होगी। ये जो मेरे घोड़े कर रखे हैं इनमें भी घोड़ा कर देते हैं, अल्पप्राण, 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 अल्पप्राण। एक प्रश्न आया था इसके बारे में कि निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन है, उनमें एक तो दे रखा था क को और दूसरा दे रखा था ले को। तो अल्पप्राण व्यंजन थे, उन्होंने क्या किया, एक अंतःस्थ से ले लिया और एक इससे ले लिया। वो परीक्षा में हमें इनका भी ध्यान रखना है कि जो यह अलावा है अंतःस्थ व्यंजन है वो सारे अल्पप्राण है। ये प्रश्न आया था 2011 के अंदर पटवार परीक्षा के अंदर। पटवार किनके बारे में, इसके बारे में। ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, सॉरी
ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण। तो इसके बारे में आया था, इन दोनों के बारे में एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो हम अब इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। पहली बात तो यह है क ख ग घ अंग, ये सारे जो है कंठ है। चलिए आगे, कंठ है, संस्कृत के अनुसार कंठ से बोले जाते थे और आजकल ये कोमल तालु से बोले जाते हैं। कोमल तालव्य, कौन सा? के वर्ग। ये जो के वर्ग है वो कंठ है या फिर कोमल तालव्य। अब अपन चे वर्ग को लेते हैं। चे वर्ग, ये प्रश्न आया था बिहार के टेट एग्जाम में। बिहार के टेट एग्जाम के अंदर यह प्रश्न आया था। और यह प्रश्न इस प्रकार से आया कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी मैं बता दूंगा अभी। स्पर्श संघर्षी ये क्यों है? ये सारे स्पर्श व्यंजन है। पहली बात तो ये 25 व्यंजन स्पर्श है, सारे स्पर्श व्यंजन है। लेकिन ये सारे स्पर्श का मतलब जब अपने फेफड़ों से जो हवा आती है वो मुख के अवयव से किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किंतु ये जो वर्ग है, ये वर्ग है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्ष का मतलब इसमें स्पर्श थोड़ा ज्यादा चलता है और बाद में संघर्ष हो जाता है। सब में स्पर्श हो रहा है, अवयव कंठ इसमें स्पर्श हो रहा है। तालु, इस तालव्य व्यंजन है ये, तालु इसमें स्पर्श हो रहा है और मुर्दा इसमें स्पर्श हो रहा है और दंते इसमें स्पर्श हो रहा है और ओष्ठ इसमें स्पर्श हो रहा है। किंतु ये जो वर्ण है ये स्पर्श संघर्षी, इसमें स्पर्श होने के साथ में संघर्ष होता है। जैसे अपन क ख टैट है, तैथ है, पैफ है बोलते हैं तो स्पर्श हो रहा है, लेकिन च में स्पर्श लंबा है, च, छ, ज, या, तो इसमें स्पर्श ज्यादा हो रहा है। अब अपन इसकी एक एक को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्पर्श हो गया और स्पर्श संघर्षी। तो 25 व्यंजन स्पर्श है किंतु च वर्ग स्पर्श संघर्षी है। ये 25 व्यंजन के वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये सारे स्पर्शी हैं, किंतु इसी में च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी है। तो इनका उच्चारण क्या है? तालु। इनको अपन बता देते हैं, अपना जगह कर देते हैं इनमें। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु और ये तालव्य है, तालव्य। फिर आता है टे वर्ग और इसका उच्चारण स्थान है मुर्दा। मुर्दा ये हालांकि बहुत अच्छा है, अपने को याद करने की जरूरत भी नहीं है। अपना मुर्दा ऊपर वाला भाग है, कठोर भाग उसको छू रहा है, ट, ठा, ड, ढा, ऊपर जो कठोर भाग है उसमें छूता है। और इससे प्रश्न भी आया है, इससे प्रश्न आया है। एक तो प्रश्न आया था सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, ऐसा ही एग्जाम में मैं संतों में बोल रहा हूं, उसमें ये पूछा गया कि ट वर्ग जो है, ट वर्ग है, वो उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या उच्चारण स्थान है? मूर्धा। इसलिए मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है और ये मूर्धन्य व्यंजन है। फिर है त, थ, द, ध, न, ये है दंते। दंते, लेकिन इसमें एक बात जरूरी आपको याद रखनी है, इसमें जो ये नए वर्ण है, ये नए वर्ण आप उच्चारण करके देखिए, त, थ, द, ध, न, ये सारे ये तो दंते से हो रहे हैं, त, थ, द, ध, लेकिन न थोड़ा ऊपर हो रहा है, मसूड़े से, वत्स से भाग से। तो इस ने के लिए अपन स्पेशल, हालांकि परीक्षा में तो आपको दंते ही करना है, परीक्षा में आ जाए प्रश्न तो उसको दंते करना है, लेकिन न जो है वर्त से है।
न वर्ष, इसका उच्चारण स्थान इनसे थोड़ा ऊपर है। देखिए त, थ, द, द, न, जीभ थोड़ी ऊपर टकरा रही है, तो ये दंत है। अब बिल्कुल सिंपल है, ओष्ठ भाग से उच्चारण होता है। जिसके होठ फटे हुए हो, होठ फटा हुआ हो, वो पे वर्ग का उच्चारण ढंग से नहीं कर सकता, और जिसके दांत टूटे हुए हो वो वे का उच्चारण नहीं कर सकता, दंतोष्ठ है। और ये पे है, होठ फटे हुए, छाले हो रहे हैं होठों में, है ना, तो ये पे वर्ग का उच्चारण नहीं होगा। तो पे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ है, ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। फिर ये अपने य, र, ल, व, इनको अपन बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ इसलिए बोलते हैं, ये अंतःकरण से अंतःस्थित, अंतःस्थ, अंतःस्थित, इनका उच्चारण अंतःकरण से होता है। और इनका जो है उच्चारण जब होता है तो ये अवयव पास पास में आ जाते हैं, लेकिन पास पास हटाने से होते हैं। कहीं स्पर्श नहीं होता, कहीं संघर्ष नहीं होता। स्पर्श व्यंजन कितने? 25, लेकिन च वर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी है। इनमें उच्चारण में कहीं भी स्पर्श नहीं होता है, मुख के अवयव केवल पास आ जाते हैं, और इस कारण से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको अंतःस्थ कहते हैं, अंतःकरण से उच्चारण होने वाले। फिर अपने व्यंजन आते हैं स, तालु से, तालव्य, इनका उच्चारण, इसका उच्चारण है स, इसका उच्चारण है श, और इसका उच्चारण है से। स, श, से। तालु से उच्चारण होगा संकर, कुछ प्रयत्न आगे पीछे जीभ को नहीं करनी, संकर, स, श, षटकोण, षड्यंत्र, षड्यंत्र नहीं होता, षड्यंत्र, श और स, दंते, तो स, श, से। अब एक अक्षर है अपना ह, और है का जो उच्चारण है वो काकल से होता है, अलजिह्वा, काकल। अब काकल और अलजिह्वा क्या होता है? अपने अटक कह रहे हो ना, छोटी जीभ, कागल्यू, कागल्या से उच्चारण होता है। इसका होता है कागल्या से उच्चारण काकल्य, अलजिह्वा, और इसका और विसर्ग का उच्चारण अलजिह्वा या काकल से होता है। अब कुछ चीजें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, एक तो बड़ी कक्षाओं के लिए, नेट जेआरएफ के लिए इस बात को याद रखें, एक तो ल है, ल तो पार्श्विक है, ल क्या है? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब है ले के उच्चारण में ले जीभ जो है ऊपर मुर्दा को स्पर्श कर लेती है और हवा उसके पास पास से निकल जाती है, तो ले पार्श्विक व्यंजन है। लेकिन रे के बारे में विद्वानों ने बहुत विचार किया है, तो मैं रे के बारे में आपको बताता हूं। रे, इनके सबके हल लगा देना, ये स्वर सहित बोल रहे हैं अपन, सबके हल लगाएंगे, हल का मतलब इसकी टांगड़ी तोड़ेंगे तो व्यंजन है, बाकी टांगड़ी नहीं तोड़ेंगे तो स्वर है, व्यंजन है, नहीं तोड़ेंगे तो व्यंजन है, और यदि हल लगा देंगे तो व्यंजन है, हल नहीं लगाएंगे तो स्वर सहित व्यंजन है। अब अपन रे के बारे में, रे को बोलते हैं प्रकंपित, अलग कोई अजाय उच्चारण, प्रकंपित। भोलानाथ तिवारी ने अपने ग्रंथ भाषा विज्ञान में इसको प्रकंपित माना, लेकिन रे को लुंठित मानते हैं, लुंठित, लुंठित भी मानते हैं, इसको न लगा दो भाई, लुंठित, लुंठित मानते हैं। एक तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रे की बात कर रहा हूं। प्रकंपित का मतलब तो होता है कि रे को जब उच्चारण करेंगे तो जीभ कंपन करती है, रे, रे कंपन करती है, इसलिए रे को प्रकंपित माना जाता है। इसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, एक नाम और याद रखना, डॉक्टर बाबूराम, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इसको लुंठित मानते हैं। रोल्ड, लुंठित का मतलब होता है रोल्ड, जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ रोल्ड होती है, लुंठित होती है, इसलिए इसको लुंठित मानते हैं। और एक और मानते हैं उत्क्षिप्त, डॉक्टर कादरी और चटर्जी, उत्क्षिप्त, वो बात बिल्कुल सही नहीं है, ये कुछ ठीक है और ये सबसे अच्छी है। तो रे को अपने को प्रकंपित मानना है,
जबकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बाबूराम ने इसको लुंठित माना है, रोल्ड माना है और इसको उत्सित माना है। उसे तो हम हड़े और डे बोलते हैं, लेकिन बाबूराम ने और धीरेन्द्र वर्मा लुंठित माना और उत्सित माना है डॉक्टर कादरी चटर्जी। ये हो गई अपने, अब अपने ये और वे की बात हुई, ये हो गया ले और ये और वे की बात है। तो ये और वे जो है हमारे यहाँ पर अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर का मतलब आधे स्वर है, तो फिर आधे क्या है, तो अर्ध व्यंजन भी है। कई प्रश्न आ जाए कि अर्ध व्यंजन कौन से है, आधी गिलास भरी हुई है तो आधी खाली है, अर्ध स्वर है तो आधे फिर क्या है, आधे व्यंजन भी है, अर्ध व्यंजन भी है। यह और वह हमारे यहाँ पर अर्ध स्वर माने जाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण अवयव कहीं भी संघर्ष, स्पर्श संघर्ष कुछ भी नहीं होता। और लास्ट है बड़े संघर्षी व्यंजन, ये संघर्षी है श, श और है। इनके उच्चारण में मुख्य योग में संघर्ष होता है और उच्चारण करते हैं तो थोड़ी गर्मी आ जाती है, स, श, से और है, और इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी अपन बोलते हैं। ये तो हुई अपने 33 वर्णों की बात। अब अपन देखते हैं कि हिंदी के अंदर कुछ व्यंजन और आ गए। ये 33 वर्ण तो है ही है, लेकिन हिंदी के अंदर कुछ व्यंजन और भी आ गए अभी। और कौन कौन से आए हैं, 6 तो अपने हिंदी ने खुद ने बना लिए और 5 आ गए विदेशी भाषाओं से, उसे ग्रहण कर लिए हिंदी ने। तो एक अपने शब्द आया है हड़े और एक आया है हडे, ये 2 शब्द तो ये आ गए। एक आया है माहा, लाहा, राहा, ना माहा, लाहा, राहा, और एक और आया था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एक शब्द, 4 शब्द ये आ गए। ये महाप्राण है, ला, नाहा, महा, रहा, ना, ये आ गए। ये आ गए 4 वर्ण। कुल मिला के हिंदी के अपने 6 वर्ण आ गए, ठीक है। तो 33 और 6 जोड़ दो, 33 तो याद रखना ही है, मेन तो 33 ही है, ये तो बात की बात है। तो हड़े और अडे ये शब्द है, इससे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, प्रारंभ नहीं होता। हिंदी में कोई भी वर्ण इनसे स्टार्ट नहीं होता। जैसे आप ढक्कन लिखोगे, ढक्कन, तो इसमें बिंदी कभी नहीं लगानी, ठीक है। ढक्कन लिखने पर इसमें बिंदी नहीं लगती, लेकिन आप चढ़ तो बिंदी लगेगी, पढ़ तो बिंदी लगेगी। मतलब यह है कि इनका उच्चारण पहले कभी होता ही नहीं है, तो होता नहीं तो बिंदी लगानी नहीं। जब इसका उच्चारण इसके बीच में होता है, ये हड तो चढ़ यहाँ आएगा, हड तो यही आएगा ना, तो इससे कोई उच्चारण अपने यहाँ पर हिंदी में नहीं होता है। और हड़े से भी कोई उच्चारण, इनको मानते हैं उत्सिक्त। क्या मानते हैं, उत्सिक्त। उत्सिक्त का अर्थ होता है उछलने वाले या फेंकना, उत्सित, ठीक है। इनको एक शब्द और आता है ताड़न जात, और एक आता है द्विस्पृष्ट। सभी बात में स्पष्ट कर देता हूं। ये कौन, कहीं परीक्षा में प्रश्न आ गया कि ताड़न जात व्यंजन कौन से, तो पता नहीं हो तो फिर क्या करें, द्विस्पृष्ट व्यंजन कौन, सब यही है। उत्सित का मतलब होता है इनके उच्चारण में जीभ फेंकती है, हडे हडे, ठीक है, ऊंची उठती है, हडे हडे, तो उत्सित का मतलब फेंका हुआ। तो ये उनके उच्चारण में जीभ फेंकती है एक बार। ताड़न जात का मतलब होता है जीभ मुर्दा से टकराती है, मुर्दा ऊपर कठोर भाग है उससे टकराती है, हडे हडे, ऊपर मुर्दा भाग से। द्विस्पृष्ट का मतलब 2 बार टकराती है, हडे हडे, ढे में नहीं टकराती, ढे ड ड और ढे में टकराती नहीं है 2 बार, ढ ढ 2 इसमें नहीं टकराती, ढ एक बार, ढ ढ ढ एक बार, लेकिन हडे हडे द्विस्पृष्ट 2 बार टकराती है। तो ये है अपने हड़े, और ये इनके महाप्राण व्यंजन नए विकसित हो गए। अब अपने
अरबी फारसी के लिए का नुक्ता लगाना, इसको बोलते हैं नुक्ता, है ना। का, खा, है ना, नुक्ता नहीं, ग, ज और था। ये तो दोनों अंग्रेजी के लिए और ये अरबी फारसी शब्दों के लिए। इनको उधर जैसे फाइल, है ना, अंग्रेजी, अंग्रेजी खुद लिखते ना, अंग्रेजी, 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 तो ये नुक्ता लगाना पड़ता है। इनके उच्चारण में हवा निकलती है थोड़ी सी। एक तो जय होता है, जय, फना, फा, है ना, ये शब्द हैं। ये अपने उच्चारण और ले लिए, कितने ले लिए, 5 वे ले लिए। इस हिसाब से अपने व्यंजन अब बढ़ के, यदि अपन वैसे तो उत्तर तो हिंदी के व्यंजन कितने 33 ही है, कई बार कह चुका हूं, लेकिन 6 वर्ण, ये टोटल 6 वर्ण है, 4 और 2 6 वर्ण, टोटल 6 है और ये 5 और ले लिए, तो 33 और 6 कितने हो गए, 39, 39 5 44 वर्ण हो गए। ठीक है, 44 वर्ण हो गए, किंतु उत्तर अपने को 33 ही लिखना है। ये अपने व्यंजन नए आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यदि देखते हैं तो अपने सभी वर्णों को एक एक बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर ली। और मेरा चैनल आपको यदि पसंद आया हो, अब एक बात और है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये बात कर देता हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो अशोक प्रजापति, मंद्रुप गुजर, इस बात को आप समझें। क्षय का मतलब होता है क और क्षय, क और क्षय, ये इससे बना हुआ है। तय और रे से त्रय बना हुआ है। अब बात आती है ज्ञ की। ज्ञ जो है, जय, जय धन, यहां से बना हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण अब ऐसा नहीं होता, जैसे ज्ञानी नहीं होता, अब इसे घे से ज्ञानी ऐसे होता है शुद्ध रूप से। लेकिन अपने जो चल रहा है कि कोई पूछ ले कि ये जय किससे बना हुआ है, तो जय धन यही लिखना, किंतु ये अब इसका उच्चारण ज्ञानी हो गया, गे धनी ए बन रहे। एक अपने शब्द है श्रेय, ये श्रेय जो है ऐसे श्रेय है अपने, जो इसे आप समझ भी लोगे, कुछ भ्रांति होने से इसको ऐसे बना दिया गया है। श्रेय तो ये है श्री वाला, ये श्रेय, लेकिन इसको लिखा लिपि में ऐसे चलता है। तो ये शब्द किससे बना हुआ है, से धन रह। ठीक है, ये व्यंजनों की मोटी मोटी जानकारी हमने प्राप्त की। उम्मीद करता हूं इससे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। अच्छा, एक दो चीज और है, एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग। ये दोनों अयोगवाह है, किसी के साथ इसका योग नहीं है, तो इनको बोलते हैं अनुस्वार। स्वर के पीछे लगने वाली ध्वनि अनुस्वार, और विसर्ग, ये दोनों क्या है, ये और ये अयोगवाह, किसी के साथ योग नहीं होता, न तो स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, ये शब्द है अयोगवाह, किसी के साथ में इनका योग नहीं होता है। ठीक है, और विसर्ग जो है मैंने पहले बता दिया, है और विसर्ग है एक तो, और अपना एक विसर्ग, ये अलजीवा है। अलजीवा का मतलब छोटी जीभ से बोले जाते हैं, और हमारी मेवाड़ी भाषा में इसको कागलिया बोलते हैं। ठीक है, पसंद आपको ये चैनल आया होगा, और इसके बाद में हम भाषा का एक एक टॉपिक लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।